आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज़+1 से मैं शगुफा परवीन। हम आपको बता रहे न्यूज़+1 की कुछ खास खबरें। आज हमारे सहयोगी न्यूज़+ के संरक्षक एवं गगन स्वर के मुख्य संपादक A.K. मिश्रा ने आज ऐसी हस्ती का इंटरव्यू किया है जो अनेक गुणों के मालिक हैं। यकीन मानिए, अगर इन जैसी शख्सियतों से सलाह ली जाए और देश को चलाया जाए तो यकीन मानिए हम लोग भी चीन से बराबरी करने वालों में से होंगे। तापस जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। अगर जन्मभूमि की बात की जाए तो झारखंड, और झारखंड जो है काफ़ी दिनों तक मेरा कर्मभूमि भी रहा है। बाई ओरिजिन कहा जाए तो हमारे फादर वालिद जो है वो बंगाल के हैं, हावड़ा के रहने वाले हैं, और बंगाली कल्चर है। लेकिन हमारा पर्सनल कल्चर जो है, चूँकि झारखंड में बड़ा हुआ, झारखंड में पढ़ाई करी, तो उस वक्त झारखंड बिहार का ही पार्ट था। तो छठ भी मनाया जाता है हमारे घर में, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो मतलब आपकी शिक्षा दीक्षा जो है वो बोकारो, ठीक है, क्लास 12 तक बोकारो। उसके बाद अलग अलग पढ़ाई के लिए मैं मद्रास भी गया, कलकत्ता रविंद्र भारती भी गया, अलग अलग जगह में जाता रहा। फिर वहाँ से जो नोएडा तक का सफ़र आपने तय किया, वो आपके दिमाग में कहाँ से आया या कहीं से प्रेरणा मिली? नोएडा, देखिए नोएडा तक का सफ़र है ये, मैं आपको बताऊं 1998 की बात है। 98 में जो है मैं ऑलमोस्ट कुछ दिनों के लिए बाहर भी गया था। आने के बाद फिर मुझे लगा कि दोबारा बाहर ही चले जाना चाहिए। तो अच्छे एक्सपेक्टेशन कुछ था। तो यहाँ एक हमारे मित्र थे जो लक्ष्मी नगर में रहते थे, उन्होंने मुझे बुला लिया। बोला, दादा आप यहाँ आ जाओ, यहाँ आप ज़्यादा प्रयासरत रह पाओगे। तो वो बाहर जाने का सपना तो रह गया, और मुझे यहीं कोई जॉब मिल गया, एक स्कूल में जॉब मिल गया, और जॉब यहीं मिल गया। फिर मैं वहीं उसके बाद 99 में मैं रॉकवुड, 99 में पहले ग्रीनफील्ड स्कूल, उसके बाद 99 में रॉकवुड स्कूल में मैं था 1 साल। उसके बाद समरविल एक स्कूल है जिनके कई ब्रांच है, तो वहाँ भी जॉब मिल गया। फिर मैं कंटिन्यू अपना मतलब रोजी रोटी का जुगाड़ ऐसे ही हो चुका था। मतलब इस समय आप यहाँ ग्रेटर नोएडा? हाँ, मैं ग्रेटर नोएडा में, हाँ, मैं कला विभाग में पढ़ाता हूँ, आर्ट उट कराता हूँ। बाकी आर्ट हिस्ट्री भी है ना, क्राफ्ट आर्ट सारा ही कराता हूँ। तो उसके अलावा भी मैं एसोसिएटेड हूँ, एक दो कॉलेज में आना जाना रहता है, और थोड़ा एक्स्ट्रा काम वगैरह भी जो भी है अपने आर्ट लाइन में करता रहता हूँ। जब आप वहाँ से आए थे तो आपकी उम्र क्या रही? 26। 27 या। तो आते ही आपको यहाँ अध्यापक का? नहीं साहब, आते ही किसी को अध्यापक का जॉब बिना स्ट्रगल किए मिलता नहीं है। 1-2 जगह इंटरव्यू दिया था, हो गया, करने लगा, फिर एक से दूसरा से तीसरा, ऐसे ही। लेकिन फिर बाद में जाकर के एक जगह सेटल होना ही पड़ता है इंसान को। एज यूजुअल हमने सेटल हो गया अपना। तो आपको काफ़ी कई क्षेत्रों में आपको नॉलेज है। हाँ, कई क्षेत्रों में आप अपनी महारत रखते हैं, साहित्य, कला, एस्ट्रोलॉजी, हाँ, साहित्य, कृषि, हाँ, बिल्कुल, बहुत सारे क्षेत्रों में आपने महारत हासिल की है। क्या है ना कि एक क्यूरियोसिटी था, और लोग मिले, अच्छे लोग मिलते चले गए। और अच्छे लोग जो है वो बड़े सख्त किस्म के लोग होते हैं, लेकिन वो सबसे मुझे कुछ ना कुछ प्राप्ति हुई। मैं किसी को नहीं भूल सकता हूँ। निखिलेंदु साहब को भी नहीं भूलूंगा, बिरेंची दास को भी नहीं भूलूंगा, बिरेंची पाल साहब को भी नहीं भूलूंगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग, कोई मिट्टी के कारीगर थे, कोई सीमेंट के कारीगर थे, कोई अच्छे पेंटर थे। तो ऐसे मिलते चले गए, और सबसे कुछ ना कुछ प्राप्ति होती चली गई। और मेरा एक स्टार्टिंग के दिनों में मेरा सब्जेक्ट साइंस रहा, और साइंस में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा नहीं चला, लेकिन एक हॉस्पिटल तक मैं पहुंच गया था। कुछ एज ए लैब टेक्नीशियन भी मैं एक लंबे समय टर्नओवर तक काम कर रहा था। वो मेरा पार्ट टाइम काम था। तो मेडिकल क्षेत्र में भी मुझे कुछ अवार्ड वगैरह भी मिला। मुझे 93 में मेरी किताब एक छपी थी, किताब नहीं था वो, एक सोविनियर था, छपी थी उसमें। और 96 में जाकर के मुझे अवार्ड भी मिला, अवार्ड ही रखा हुआ है। तो और वो मैं इन्वर्टर फर्टिलाइजेशन पे कुछ काम किया था। ये
इंडियन काउंसिल ऑफ लेबोरेटरी टेक्नीशियंस का एक था, उसमें पटना में पीएमसीएच में हुआ था, और जो भी अधिवेशन हुआ था वहीं पीएमसीएच में हुआ था, पटना मेडिकल कॉलेज में। और 96 में हमें अवार्ड मिला था। तो काम किया हूँ मैं, एआरटी में काम करने का मौका मिला, क्योंकि हर टेक्नीशियन को एआरटी में काम करने का मौका नहीं मिलता है। और ईश्वर की कृपा थी कि मैं डॉक्टर के दास के साथ भी काम किया, मैं डॉक्टर मित्रा के साथ भी काम किया, और सॉल्ट लेक में भी मैंने काम किया, है ना। तो ऐसे काम करते चला गया। अच्छा, आर्ट में भी देखो, मैं एक बात बताऊं, सॉल्ट लेक में जो गणेश हालवी के पास में आना जाना करता था, तो इस तरह से लोग मिलते चले गए। अच्छा, लालू साहब के पास भी काम किया, जो हमारे ही कलकत्ता के, हमारे ही हावड़ा के, उनके साथ भी थोड़ा बहुत संपर्क रहा। तो जो मृत शिल्पी होती है, भास्कर कला जिसको बोलते हैं, तो मिट्टी के तरफ भी रुझान ज़्यादा था, और पेंटिंग भी करता चला गया। बचपन से ही आर्ट में काम किया मैंने, काम करने की नशा थी, काम करता चला गया। अच्छा, आज के वर्तमान परिवेश में प्राथमिक शिक्षा के विषय में आपकी क्या राय है? जो आज की प्राथमिक शिक्षा चल रही है, शिक्षा पद्धति पर आप क्या कहना चाहेंगे? सी वन फाइन नाइट कुछ चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन कुछ चेंज की अगर जरूरत है तो वो करना चाहिए। और क्या परिवर्तन चाहते हैं आप? परिवर्तन, देखो साहब, परिवर्तन क्या है कि आप जिन हाथों पे आप बच्चों को छोड़ रहे हो या बच्चे काम कर रहे हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको चेंज करना ही पड़ेगा। चेंज इन द सेंस, इफ somebody was asking me what exact change is requirement, that our education system is still is not productivity. प्रोडक्टिविटी पे ध्यान नहीं दी जाती है। एक थोरो मेथोडोलॉजी समझाया जाता है, और बच्चे को मगिंग ज़्यादा कराया जाता है। तो क्रिएटिव या इनर तो डेवलप होता नहीं है ना। इनर डेवलप तब होगा जब आप किसी सब्जेक्ट के ऊपर काम करोगे, आपको काम करने का मौका मिलेगा, और आप बिना डरे काम करोगे, आप नंबर के लिए काम नहीं करोगे। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं कि कई छोटी छोटी संस्थाएं आती है और हमें कहते हैं कि साहब आप आ जाओ, हम आर्ट कंपटीशन कराते हैं, आप जज बन जाओ। मैं जाता हूं, बिल्कुल जाता हूं, और मगर मुझे वहां जाकर के मेरा अपना एक व्यू उनको देने की कोशिश करता हूं कि साहब देखो, तुम्हारे 100 पार्टिसिपेंट में से मेरे पास एक बाध्यता है कि हम फर्स्ट सेकंड थर्ड करके आएंगे, तो बाकी जो 97 बच्चे हैं वो तो दुखी होकर लौट रहे हैं ना। तो क्यों ना वर्कशॉप करवाया जाए, वर्कशॉप करा के सबको सर्टिफिकेट बांटा जाए, तो वो कुछ नई विधा सीख के जाएंगे साहब। 100 बंदे आ रहे हैं दौड़ने के लिए, मान लीजिए आप उसमें से आपकी एक लिमिटेशन है कि आप फर्स्ट कर दिए, सेकंड कर दिए, थर्ड कर दिया, बाकी भी तो सुबह उठ के प्रैक्टिस किया होगा, उन सबको तो आप निराश करके जा रहे हो। आर्ट में भी वही है, कॉम्पिटिशन्स वगैरह आप करा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं वर्कशॉप पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और हर आर्टिस्ट अच्छे होते हैं, सबके पास कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। मेरा तो यही सजेशन है कि अलग अलग आर्टिस्टों को मौका मिलना चाहिए वर्कशॉप कराने का। एनजीओ से लेके गवर्नमेंट को भी ये मौका उनको देना चाहिए। देखो, एक्सचेंज आर्ट हो या साइंस हो, उसका तभी हो पाएगा जब प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस तब हो पाएगा जब आप उनको कम से कम स्टेज दोगे, जगह दोगे प्रैक्टिस करने के लिए। दैट्स इट। तो क्या नई शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा प्रणाली के लिए आप सरकार को कोई नया संदेश देना चाहेंगे कि मतलब इस तरह की शिक्षा हो? तो सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो हमसे काफ़ी ज़्यादा सुलझे हुए विद्वान और स्टैटिक्स को देखने वाले लोग हैं। उनका मैं बता रहा हूँ सर, उनका जो है, जो वर्किंग जो तरीका है उसमें कहीं मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत हो रहा है। लेकिन देखो, ग्राउंड लेवल पे जो काम हो रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए सरकार के पास इतना साधन नहीं है कि मॉनिटर कर ले। लेकिन अगर वो मॉनिटर कर भी रहा है तो हमारे जो लीड में बैठे हुए प्राइमरी शिक्षक हैं उनको कोई ट्रेनिंग करना चाहिए। अच्छा, कुछ भी नहीं तो कम से कम टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम तो करा सकते हो साहब। आपस में डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ही अगर टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम कराओ, स्टूडेंट एक्सचेंज कराओ, तो इससे कम से कम, देखो बच्चे को क्या चाहिए, एक्सपोजर। आप उसको घर बैठे 10 चीज सिखाओगे ताजमहल के बारे में, वो जरूर सीखेगा, लेकिन 2 बार ताजमहल घुमा दो, आप उससे ज्यादा सीखेगा। सीधी सी बात है। तो मैं यही कहूंगा कि एक्सपोजर होना चाहिए। देखो, आप अपने विधा में विद्वान हो, हम अपने विधा में विद्वान हैं, है ना, तो हर कोई अपनी जगह है। तो
हर टीचर के अंदर में एक दो एक्सेलेंट क्वालिटी होती है, मैं हर टीचर का सम्मान करता हूं, लेकिन वो बच्चे तक अगर नहीं पहुंच रहा है, उनको स्टेज नहीं मिल रहा है, उनको मौका नहीं मिल रहा है, तो फिर ये मिसमैनेजमेंट ही कहूंगा ना। दैट्स इट। आपकी एक पुस्तक है जो आपने लिखी है, काव्य संग्रह अंतर्द्वंद। देखिए हमारी व्यक्ति बड़ी इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट है जी, कि मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो कई बार बांग्ला में सोचता हूँ, हिंदी में लिखता हूँ और कई बार इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट भी करता हूँ। तो ये जो पोएट्री किताब जिसकी आप बात कर रहे हो, वो किताब मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही विचलित शायद था या जो भी था, लेकिन वो अपने आप में कटाक्ष है अंतर्द्वंद जी। तो मानव मन के अंदर जो अंतर्द्वंद चलता रहता है, उसी को मैं कहीं ना कहीं शब्दों में संयोजन करने की कोशिश मात्र था मेरा। और उस किताब को कम से कम इतना तो है कि जैसे एक काव्य रचना में अक्सर जो विषय वस्तु होता है कि कोई प्रकृति पे लिख रहा है, कोई भगवान पे लिख रहा है, कोई नायक नायिका की कहानी लिख रहा है, तो इससे अलग मैं कटाक्ष में लिखने का दुस्साहस किया था और लोग से सराहना मिला है, बहुत सराहना मिला है उसका मुझे। बहुत सुंदर। चित्रकारिता के क्षेत्र में आपको कहाँ से प्रेरणा मिली या गॉड गिफ्टेड है? चित्रकारिता के क्षेत्र में देखिए, लाइन ड्राइंग एक पर्सनल चीज़ है। लाइन ड्राइंग हर एक का अच्छा नहीं होता है, लेकिन ठीक है, उसको मैं गॉड गिफ्टेड ही कहूँगा कि हाँ, भगवान का ही आशीर्वाद है। और इसके बाद एक अपना नशा होता है साहब कि जो जिस चीज़ को पसंद करता है, जिसका विजुअल इम्पैक्ट ज़्यादा है। अच्छा, इसमें एक बात मैं और जोड़ूंगा, ये पेरेंटिंग से रिलेटेड है कि देखिए, जैसे मैं अपनी दादी से कहानी सुना था कि जटायु कौन था। मेरी मम्मी ने नहीं सुनाया, मेरी दादी सुनाती थी। अच्छा, ठीक है। सारथी संजय कौन था, है ना, ऐसे शूर्पणखा कौन थी, ठीक है, ऐसे। अच्छा, इसके अलावा उस जमाने में जो है ना, ये नानी दादी लोग ना तो थोड़े से वो काल्पनिक भूतों की स्टोरी भी सुनाते थे, तो उसमें भी बड़े अलग अलग प्रकार के भूतों की कहानी सुनते। देखो, मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात कहूँगा जो बिल्कुल टीचिंग से है, और टीचिंग का बैड इम्पैक्ट मैं बताने जा रहा हूँ। आपके दिमाग में जैसे ही एप्पल की बात होती है, आपके दिमाग में वो एप्पल का विजुअल आ जाता है, आता है ना, क्योंकि आपको बचपन में ही बता दिया गया कि ये सेब एप्पल है, ये खाने में मीठा है, ये लाल है जी, ठीक है ना। तो आपको सोचने का जरूरत नहीं पड़ा ना, आप सोचे? आप तो नहीं सोचे। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूं कि एक राक्षस था जिसके 2 कान बहुत बड़े बड़े थे, तो आप अपने दिमाग से उसको विजुलाइज कर रहे हो कि एक राक्षस था। तो वो वाली जो लिसनिंग के बाद जब एक विजुअल आकृति दिमाग में बैठती है, बनती है, वो आपका पर्सनल होता है, वो गूगल का नहीं होता है। बिल्कुल सही। तो जो स्टोरी सुनाने की जो कला है, उस पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए। मैं नहीं समझता हूं कि ये काम अब ढंग से हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है साहब, घरों में भी नहीं हो पा रहा है और स्कूल में भी नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब। इसके साथ ही साथ हमने एक चीज और सुना है कि आपका ज्योतिष और कृषि के क्षेत्र में काफी आपको जानकारी है, काफी आपने काम भी किया। देखिए, तो उसके विषय में भी कुछ प्रकार, देखिए ये सब अपने आप में एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए चीज है, और स्वाय सुखाए वाली भी बात है, स्वाय सुखाए वाली भी बात है। देखिए, ज्योतिष अपने आप में एस्ट्रोलॉजी है। अब देखिए, ये हमारे इंडिया का दुर्भाग्य है कि अगर आप किसी मोड़ पे खड़ा होकर बोले कि मैं एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष शास्त्र को नहीं मानता, इंग्लिश में बोलेंगे तो एस्ट्रोलॉजी, लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैं एस्ट्रोनॉमी को नहीं मानता, तो लोग हंसेगा। क्यों? क्योंकि नासा प्रूव कर दिया क्या, दैट इज एस्ट्रोनॉमी, दैट इज अ वेरी बिग साइंस। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के बारे में आप बोल सकते हो। इसके पीछे रीजन क्या रहा है कि एस्ट्रोलॉजी को ढंग से लोगों के सामने पेश नहीं किया गया है। एंड एस्ट्रोलॉजी इज फॉर मी जस्ट लाइक 2 + 2 4, मच क्रिस्टल क्लियर थिंग। अगर आपकी हाइट जो है वो कहीं ना कहीं आपके हाइट के वजह से आपको लाभ होता है, कहीं ना कहीं लॉस भी होता है। आपके ब्लड ग्रुप की वजह से कहीं ना कहीं आपको फायदा होता है, कहीं लॉस भी होता है। एस्ट्रोलॉजी जो सामाजिक धारणाएं हैं वो गलत ढंग से देखा जाता है, तो उससे भी थोड़ा बाहर निकलो। दैट्स इट। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने हमारे चैनल को अपना अमूल्य समय। Subscribe now and press the bell icon.
Never miss an update.